सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने यूनिट नंबर 6 को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ मेंटल हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 6 है। जीरेट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डायमेंशिया वर्सेस डिलीरियम। जीरेट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि जीरेट्रिक से मुराद ये है कि हमारे साथ जो ओल्ड एज लोग होते हैं, जिनकी एज जो है 50 प्लस होती है, 40 प्लस होती है, तो ज़्यादातर उनको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर दरपेश आते हैं जब उनकी उम्र हो जाती है। इसके अलावा ये बीमारी ज़रूर नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज लोगों में ही ये बीमारी जो है आपको दिखे। इसके साथ साथ जो है जो यंग पीपल होते हैं उनमें भी ये बीमारियां पाई जा सकती है, देखी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो कॉमनली देखने को मिलता है तो वो ओल्ड एज लोग होते हैं जिनकी उम्र 40 प्लस या 50 प्लस होती है। ठीक है। तो इसमें हम ओल्ड एज लोगों की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसमें जो कॉमनली और मेजरली जो केसेस देखे जाते हैं, तो इसमें एक हमारे साथ डायमेंशिया होता है और दूसरा हमारे साथ डिलीरियम होता है। दोनों का ताल्लुक मेंटल से है, माइंड से है, ब्रेन से है। तो इसको आज हम डिटेल के साथ इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके जी। व्हाट इज डिलीरियम? डिलीरियम किसे कहते हैं? सबसे पहले आप स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप डिलीरियम को समझें कि व्हाट इज डिलीरियम, डिलीरियम आखिर होती क्या चीज़ है। तो जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो डिलीरियम जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होते हैं तो वो फिर अपने आप में नहीं रहते। ठीक है। उनको फिर पता नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, या उनको अगर आप कोई बात बता रहे हो, किसी चीज के हवाले से आप उनको बता रहे हो, तो वो आपकी बात को जो है कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनते। ठीक है। या उनको जो है आपकी बात की समझ सही तरीके से नहीं आती, इस तरह से उनको समझाने में फिर बहुत ज्यादा दुश्वारी आपको आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिलीरियम कहते हैं। इसी तरह से अगर स्पेसिफिकली खास तौर पर इसकी हम बेसिक वर्ड्स में डिफिनीशन करें तो ये एक ऐसी एक्यूट डिस्टरबेंस है जिसमें जो कॉन्शियसनेस लेवल होती है पेशेंट की, तो वो क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। कॉन्शियसनेस से मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि आप अपने होश और हवास में हो, आपको पता हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है। आपको अपने बारे में जो है सेल्फ अवेयरनेस हो, तो इसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं या कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है। सो ये वो एक्यूट डिस्टरबेंस होती है जिसमें पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस लेवल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर चीज़ों पर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, और इन उनकी जो अटेंशन होती है, उनका जो ध्यान होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, और वो एक चीज़ पर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ जो है वो उस पर अटेंशन नहीं दे पाते। तो इस डिजीज को, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को डिलीरियम कहते हैं। ठीक है। जैसे कि डिफिनीशन में आपको बताया है कि एन एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस with reduced ability to focus, sustain and shift attention is called डिलीरियम। ठीक है। ये हमारे साथ एक एक्यूट डिस्टरबेंस है कॉन्शियसनेस की। ठीक है। जिसमें लोगों की जो चीज़ों पर फोकस करने की सलाहियत होती है वो क्या हो जाती है? वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो फिर प्रॉपर तरीके से चीज़ों पर जो है ध्यान नहीं दे पाते, और उनका जो ध्यान है ये उधर इधर उधर जो है भटकता रहता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम डिलीरियम कहेंगे। ठीक है। इसकी समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, गुड। अ चेंज इन कॉग्निशन एंड परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस, वही बात है कि इसमें आपकी जो कॉग्निटिव और जो परसेप्चुअल एबिलिटीज होती है उसमें चेंजेस आ जाती है, उसमें तब्दीलियां आ जाती है। ठीक है। कॉग्निशन, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉग्निशन से मुराद ये है कि वो तमाम एबिलिटीज जो कि आपका ब्रेन परफॉर्म करता है, जिसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटीज आ जाती है, सोचने समझने की जो एबिलिटीज है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आ जाती है कि आप डिसीजन किस तरह से लेते हैं। ठीक है। आपकी जो रीजनिंग एबिलिटीज है, चीज़ों पर आप किस तरह से बहस मुबाहिसा करते हैं। ठीक है। आपकी मेमोरी आ गई कि आप चीज़ों को किस तरह से याद रखते हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटीज आ जाती है।
तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खसूसियात मिलकर इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव या कॉग्निशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम में आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो चेंजेस, उसमें चेंजेस आ जाती है। और इसी तरह से आपकी जो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ है, मतलब आपका चीज़ों के बारे में जो ख्यालात है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती है, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल चेंजेस आ जाती है। इसके अलावा अकर ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द डे, ठीक है। इसके अलावा जो डिलीरियम प्रॉब्लम है ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोगों को लाहक होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम एकदम से पेशेंट को लगती है, वो पेशेंट जो कि सब्सेप्टेबल होते हैं इस डिजीज के लिए, ठीक है। तो एकदम से उनको अचानक से उनको ये बीमारी लग जाती है, हो जाती है, और एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट दौरानिया होता है इस डिजीज का, ठीक है। इसके अलावा डे टाइम के दौरान इस डिजीज में जो है चेंजेस होती रहती है, मतलब इसके जो झटके हैं वो पेशेंट को आते रहते हैं। डायमेंशिया क्या है, व्हाट इज डायमेंशिया, डायमेंशिया को अब अंडरस्टैंड करें। डायमेंशिया क्या है, डायमेंशिया इज अ क्रोनिक और persistent disorder of mental processes caused by brain disease or injury and marked by memory disorder, personality changes and impaired reasoning, ठीक है। डायमेंशिया सबसे पहले ये असल में हमारे साथ एक ब्रेन डिजीज है, ठीक है, ब्रेन डिजीज है जो कि इंजरी की वजह से जो है क्या होती है, जो कि ब्रेन डिजीज की वजह से या इंजरी की वजह से काज होती है। सबसे पहले आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में याद रखनी है, जब आपसे लोग पूछे कि व्हाट इज डायमेंशिया, तो आप लोगों ने उनको कहना है कि डायमेंशिया इज अ डिजीज या इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। ये हमारे साथ मेंटल प्रोसेसेस जितने भी है उसकी एक डिसऑर्डर है, उसमें जब खराबी आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशिया कहते हैं। फिर आपसे कहेंगे कि ये किस तरह से इसमें खराबी आती है, तो आप लोगों ने कहना है कि ये ब्रेन की डिजीज की वजह से भी काज हो सकती है, या अगर कहीं जगह पर जो है एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से हेड इंजरी लग जाए, तो हेड इंजरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है काज हो सकती है, ये डिसऑर्डर काज हो सकती है। फिर आपसे पूछेंगे कि इस डायमेंशिया प्रॉब्लम में आखिर होता क्या है, इस डिजीज में जो है पेशेंट किस तरह से जो है वो महसूस करते हैं। तो आप लोगों ने ये बताना है कि इस डिसऑर्डर में पेशेंट जो है उनकी जो मेमोरी एबिलिटी है, चीज़ों को याद रखने की जो सलाहियत है उसमें ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको फिर चीज़ें जो है वो याद नहीं रहती। इसके अलावा उनकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, मतलब उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिलती है, और वो फिर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। आप उनके साथ एक बात डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, तो उस बात के हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से वो आपके साथ प्रॉपर रीजनिंग नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायमेंशिया कहेंगे। यहाँ पर एक और बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको डिलीरियम के हवाले से बताया कि डिलीरियम ये हमारे साथ एक्यूट डिजीज है। यहाँ पर डायमेंशिया जो है, डायमेंशिया एक्यूट नहीं है बल्कि ये हमारे साथ क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज किसे कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज से मुराद ये है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि एकदम से पेशेंट को काज नहीं होता, बल्कि इसको काज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, मतलब 6 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड इसका होता है काज होने में, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है और एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जिससे फिर डायमेंशिया के जो साइन सिम्टम है, जो अलामात है, वो फिर पेशेंट में आपको देखने को मिलते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने ये पॉइंट भी याद रखना है कि डायमेंशिया क्या है, ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि मुसलसल जो है बढ़ता ही चला जाता है, और इसकी जो सिविरिटी है वो मुसलसल बढ़ती चली जाती है। तो सिंपल अल्फाज में डायमेंशिया क्या है, ये हमारे साथ एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है मेंटल प्रोसेसेस का। मेंटल प्रोसेसेस से क्या मुराद है, ब्रेन्स के जितने भी फंक्शन है उसका डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन्स के फंक्शन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। किस वजह से, ब्रेन डिजीज की वजह से, या अगर हेड इंजरी हुई हो, ठीक है, तो हेड इंजरी की वजह से ये
डिसऑर्डर जो है काज होता है। इसमें जो है मेमोरी डिसऑर्डर जो है ये आ जाती है, मतलब लोगों को फिर चीज़ें याद नहीं रहती या वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं कर पाते, ठीक है। इसके अलावा उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाती है, मतलब बिहेवियर। और इसके साथ साथ वो फिर चीज़ों पर रीजनिंग नहीं कर पाते, चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डायमेंशिया कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई इसकी? अच्छा जी, अगर जी नहीं सर। अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता हूँ आपको। ओके जी, गुड। Chronic acquired decline in memory and at least on other cognitive function। वही बात है कि डायमेंशिया में ख़ास तौर पर कौन सी प्रॉब्लम जो है पेशेंट को दरपेश आती है। इसमें जो है पेशेंट को जो ज़्यादातर प्रॉब्लम दरपेश आती है तो वो ये होती है कि इनकी जो मेमोरी एबिलिटीज़ होती है, चीज़ों को याद रखने की जो सलाहियत होती है, चीज़ों को लर्न करने की जो सलाहियत होती है, सीखने की जो सलाहियत होती है, वो क्या हो जाती है, वो मुसलसल जो है डिक्रीज होती जाती है, उसमें मुसलसल कमी आती जाती है। और इसी तरह से वो फिर चीज़ों को याद नहीं रख पाते और मुख्तलिफ चीज़ों को सीख नहीं पाते, ठीक है। और इसके साथ साथ जो दूसरे कॉग्निटिव फंक्शन है उसमें भी क्या होती है, खराबी आती है। डिक्लाइन यूजुअली एविडेंट ओवर लॉन्गर पीरियड विद माइल्ड टू सेवियर कॉग्निटिव डिक्लाइन, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूशन, ठीक है। तो अब मेमोरी में जो डिक्लाइन आती है, डिक्लाइन से मुराद इसमें जो वक्तन फवक्तन कमी आ रही होती है, तो इसके एविडेंट जो है वो यही होते हैं कि टाइम के साथ साथ ये बीमारी जो है माइल्ड से मॉडरेट से जो है ये सिविरिटी की तरफ बढ़ती जाती है, ये ख़तरनाक होती जाती है। जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर वो पेशेंट जो है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हेलुसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन, ठीक है, और डिल्यूजन मीन फॉल्स बिलीव, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन कहते हैं। एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसमें ये हेलुसिनेशन और डिल्यूजन ये डिटेल के साथ फिर वहां पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि डायमेंशिया आखिर कहते किसे है, किस वजह से काज होती है, इसमें क्या क्या चेंजेस जो है पेशेंट में देखी जाती है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर अब हम डिलीरियम और डायमेंशिया को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से आपको जो है इसकी समझ आसानी से आ जाएगी कि डिलीरियम में क्या होता है, डायमेंशिया में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीरियम की। डिलीरियम के हवाले से पहली जो बात हमने, जो पहला वर्ड डिस्कस किया था वो ये किया था कि डिलीरियम ये हमारे साथ एक एक्यूट डिसऑर्डर है। एक्यूट डिसऑर्डर का मैंने आपको बताया कि एक ऐसी बीमारी जो कि अचानक से वाक़या हो जाए और उसका टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट हो, थोड़े अरसे के लिए ये डिसऑर्डर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट कहेंगे। डायमेंशिया के हवाले से जो पहली बात हमने डिस्कस की वो ये है कि ये हमारे साथ ग्रेजुअल है, मतलब क्रॉनिक है। क्रॉनिक से मुराद ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है काज होती है पेशेंट को, और इसका जो टाइम पीरियड होता है, जो दौरानिया होता है, वो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, आप लोगों ने इसको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डिलीरियम जो है ये हमारे साथ रिवर्सिबल है, मतलब इसकी हम ट्रीटमेंट करके इसको हम ठीक कर सकते हैं डिलीरियम डिसऑर्डर को। जबकि डायमेंशिया जो है ये हमारे साथ इरिवर्सिबल है, इसकी फिर हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट के जरिए इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से डिलीरियम जो है ये हमारे साथ, इसमें क्या होता है, कॉन्शियस लेवल क्या होती है इसकी, कॉन्शियस लेवल में फ्लक्चुएटिंग डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। कॉन्शियस लेवल जो है इसमें तब्दीलियां जो है होती रहती है, जिसमें जो पेशेंट होते हैं वो अपने आप से जो है वो क्या होते हैं, बेखबर होते हैं, उनमें सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसकी कमी वाक़या हो जाती है। जबकि डायमेंशिया में जो कॉन्शियसनेस लेवल है ये बहुत कम जो है इसमें चेंजेस आती है, रेयरली अल्टर से मुराद ये है कि बहुत कम इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। जबकि इसमें भी जो सेल्फ अवेयरनेस है उसमें कमी आती रहती है, ठीक है। इसी तरह से परसेप्शन के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं डिलीरियम की, तो डिलीरियम में जो परसेप्शन है पेशेंट की,
तो परसेप्शन उनकी जो है मतलब इल्यूजन का शिकार हो जाता है, हेलुसिनेशन का शिकार जो है ये कॉमनली होते हैं। ठीक है, इल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया भी है, और इंशाल्लाह आखिरी जो लास्ट टॉपिक्स है उनमें हम उसमें जो है हम इन टॉपिक्स के हवाले से डिटेल के साथ बात करेंगे। इसी तरह से डायमेंशिया में परसेप्शन लेवल क्या होती है, डायमेंशिया में जो हेलोसिनेशन है ये कॉमनली आपको पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब हेलोसिनेशन का शिकार पेशेंट नहीं होते डायमेंशिया में। ठीक है, इसी तरह से डिसओरिएंटेशन किसे कहते हैं, ओरिएंटेशन का मैंने आपको बताया था कि ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि आप पेशेंट से उनके नेम के बारे में पूछते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं और आपको अपना नाम बता सकते हो, टाइम के हवाले से उनसे पूछते हो वो टाइम आपको सही बताते हो, जगह के हवाले से उनसे आप पूछते हो वो आपको जगह जो है वो सही बताते हैं, तो इसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं। डिसओरिएंटेशन से मुराद ये है कि जब हम उनसे टाइम के बारे में पूछते हैं, जगह के बारे में पूछते हैं, ठीक है, और इसके साथ उनके बारे में पूछते हैं या दूसरे लोगों के हवाले से उनसे कुछ सवालात करते हैं, तो उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता और वो प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको नहीं देते। तो इसमें जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, अगर आप उनसे टाइम के हवाले से पूछे डिलीरियम में या दूसरे चीज़ों के हवाले से उनसे पूछे, तो वो आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देंगे और सही जवाब नहीं देंगे, मतलब जो कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जबकि डिसओरिएंटेशन में आप उनसे टाइम के हवाले से पूछिए, पर्सन के हवाले से पूछिए या प्लेस के हवाले से पूछिए, तो किसी भी चीज़ का जो है वो आपको सही तरीके से जवाब नहीं देंगे, सही जवाब नहीं देंगे। ठीक है, मेमोरी इसमें क्या हो जाती है, मेमोरी ज़्यादातर ख़ास तौर पर इसमें ख़राब हो जाती है। जब मेमोरी ख़राब हो जाती है तो फिर याददाश्त नहीं रहती, जब याददाश्त नहीं रहती तो फिर उनको क्या पता कि टाइम क्या है, कौन मेरे सामने मौजूद है या मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ठीक है, तो डायमेंशिया में ये प्रॉब्लम आपको मिलेगी। आउटकम के हवाले से अगर हम बताएं तो एक्सीलेंट इफ करेक्टेड अर्ली, अगर पेशेंट के हवाले से आपको जल्द मालूम हो जाए, जल्द उनमें ये प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाए, तो जितना जल्दी आप इनका इलाज करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या है, बेहतर है। इसी तरह से आउटकम, डायमेंशिया के आउटकम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें चाहे आप जितनी भी ट्रीटमेंट करें पेशेंट की, तो ट्रीटमेंट जो है वो बेकार रहती है, कोई फाका जो है, कोई बेहतरी जो है आपको पेशेंट में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अब इससे आपको मजीद आसानी हो गई होगी डायमेंशिया और डिलीरियम में फ़र्क करने में। ओके, गुड। अब मजीद आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। डायमेंशिया क्या है, कम ओवर अ टाइम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बिकम एविडेंट। ठीक है, डायमेंशिया जो है ये हमारे साथ टाइम के साथ जो है आती है, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ जब उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ कॉमनली ये डायमेंशिया जो है लोगों में देखी जाती है, पाई जाती है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लोगों की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, में प्रोग्रेस स्लोली और क्विकली, और इसी तरह से ये बीमारी जो है कभी कभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सेविरिटी की तरफ बढ़ती है और कभी कभी जो है बहुत तेजी के साथ ये बीमारी जो है खतरनाक होती जाती है। में इफेक्ट यंगर पर्सन एज वेल एज एल्डरली, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि ये डायमेंशिया या जो डिलीरियम है इसमें सिर्फ जो ओल्ड एज लोग हैं वो मुतासर हो, इसमें यंगर एज के लोग जो है वो भी मुतासर हो सकते हैं। ट्रीटमेंट जनरली डिपेंड ऑन द स्टेज एंड सिविरिटी ऑफ द डिजीज, इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो डिजीज़ की सेवेरिटी स्टेजेस पर डिपेंड करती है या सेवेरिटी पर डिपेंड करती है। अगर स्टेज जो है अर्ली स्टेजेस है तो ट्रीटमेंट जो है वो कुछ इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन स्टेज अगर लास्ट स्टेजेस में हो, ठीक है, या सेवेरिटी में डिजीज जो है वो चली गई है, तो फिर ट्रीटमेंट जो है इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। बिकमिंग ओल्ड डज नॉट मीन यू विल डेवलप डायमेंशिया, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर ओल्ड एज के लोगों को जो है ये बीमारी होगी, मतलब कुछ कुछ लोगों में जो है ये बीमारी नहीं होती या ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी नहीं होती, और ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी हो भी सकती है। ठीक है, तो ये मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर ओल्ड एज के बंदे को जो है ये बीमारी लाहक हो जाए।
is terrifying when the client is still able to realize that they are not thinking properly. इसी तरह से वो पेशेंट जिनको डायमेंशिया हो जाए, ठीक है, और डायमेंशिया होने के बाद उस पेशेंट को ये भी रियलाइज़ हो जाए कि वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या प्रॉपर तरीके से चीज़ों के बारे में जो है वो थिंकिंग नहीं कर पा रहे, तो इससे फिर बहुत ज़्यादा जो है ख़तरा बढ़ जाता है, या बहुत ज़्यादा जो है ये परेशानी वाली बात बन जाती है। तो इससे फिर पेशेंट जो होते हैं वो भी फिर अजीब तरह के बिहेवियर करते हैं, और फिर जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेटेबल हो जाते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, और दूसरे लोगों को भी अपने साथ इरिटेट करते हैं। बिहेवियर इंटरवेंशन ऑफ डायमेंशिया। अच्छा जी, डायमेंशिया को हम बिहेवियर के ज़रिए किस तरह से जो है हम इसका इंटरवेंशन कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है हमारे साथ वो यूज़ रिमाइंडर है। रिमाइंडर से मुराद ये है कि अगर आप पेशेंट को ट्रेनिंग दे, पेशेंट को जो है ट्रेनिंग दे, उनको सिखाए कि किस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, या अपने कामों को जो है अपने प्रॉपर टाइमिंग पर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप रिमाइंडर का यूज़ करें। रिमाइंडर में क्या होता है, रिमाइंडर में उनको नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। उन नोट्स में जो है उनको तमाम उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो बताई गई होती है, ठीक है। इसी तरह से सिंगल डे कैलेंडर, मतलब उनको जो है सिंगल डे की एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है उस नोट में उनको बताया गया होता है कि आज के दिन आपकी जो एक्टिविटीज़ है ये है, ठीक है, या उनके हवाले से उनको कुछ क्लूज़ दिए गए होते हैं, ठीक है, जिससे वो फिर अपने जो काम है उनको जो है वो थोड़ी जो है उसकी जो फ्लश है, ठीक है, मतलब जो फ्लैश बैक होता है वो उनको थोड़ा बहुत याद हो जाता है, और फिर वो उसको कर लेते हैं। टॉक विद द क्लाइंट अबाउट रीसेंट इवेंट। इसके अलावा आप जो है क्लाइंट के साथ उनके जो रीसेंट इवेंट्स होते हैं, उनके साथ जो रिसेंटली हुआ होता है, ठीक है, मतलब 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, या उनके साथ जो है कल क्या हुआ था, एक दिन पहले उनके साथ क्या हुआ था, या उन्होंने क्या किया था, तो ये उनके रीसेंट इवेंट्स में आती है। तो उन उसके हवाले से जब हम पेशेंट के साथ बात करेंगे, तो इससे भी पेशेंट की जो बिहेवियर है उसमें खातिर ख्वाह जो है चेंजेस आएंगी। अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसी तरह से हमने अपने पेशेंट को ऐसे सिचुएशन, ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रखना है जो कि उनके लिए स्ट्रेसफुल हो, जिसकी वजह से उनको जो है परेशानी से जो है दो चार होना पड़े, उनसे जो है उनको जो है तकलीफ से गुजरना पड़े। तो ऐसे सिचुएशन से जो है हमने पेशेंट को क्या करना है, दूर रखना है ऐसे सिचुएशन से। डू नॉट आस्क फॉर मोर देन द क्लाइंट कैन डू। इसी तरह से जितना पेशेंट जो है वो आपके साथ जो है बात करना चाह रहे हो, ठीक है, जितना वो जो है बात करने में इंटरेस्ट हो, तो उतना ही जो है हम उनसे बात करें, और अब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको जो है उनसे हम सवालात ना करें। तो ये हमारे लिए क्या होता है, इसमें हमारे लिए बेहतरी होती है। कीप द इन्वायरमेंट शेड्यूल रूटीन द सेम। इसी तरह से हमने उनके लिए ऐसा माहौल जो है वो तैयार करना है, ठीक है, या ऐसे माहौल में हमने उनको रखना है जो कि उनके लिए सूटेबल हो, जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है। इसी तरह से जो शेड्यूल हमने उनके लिए बनाए हैं, जो रूटीन हमने उनके लिए तैयार किए होते हैं, तो उसको हमने सेम ही रखने हैं, ठीक है, उसमें हमने चेंजेस नहीं लानी है। सेम रखने का मतलब ये है कि जब हम एक ही चीज़ को बार बार करेंगे, तो वो चीज़ जो है उनकी आदत बन जाएगी, और इस तरह से दोबारा वो चीज़ जो है उनके जहन में बैठ जाएगी, और फिर वो जो है खुद से जो है वो काम कर सकेंगे। और इसी तरह से अगर हम शेड्यूल चेंज करेंगे, एक्टिविटीज़ उनकी चेंज करेंगे वक्तन फ़वक्तन, तो उनसे फिर जो पिछले काम उन्होंने किए होते हैं, जो पिछले एक्टिविटीज़ उन्होंने की होती है, तो वो उनसे दोबारा क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। मेंटेन नॉर्मल मील टाइम रूटीन। इसी तरह से उनके खाने का जो टाइम है उसको भी हम क्या करें, मेंटेन रखें, ठीक है, नॉर्मल रखे। हैव आइटम्स इन द सेम प्लेस एंड इन व्यू। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, तो उन उसको जो है सिर्फ एक ही जगह पर रखे, उसकी जो जगह है उसको हम चेंज ना करें, ताकि
वो उस चीज़ को बार बार एक ही जगह पर देखे तो बार बार देखने की वजह से एक ही जगह पर वो चीज़ जो है उनको याद हो जाएगी, उनके जहन में जो है वो चीज़ बैठ जाएगी। प्रोवाइड वर्ड और रिस्पोंड टू थॉट और फीलिंग। इसी तरह से उनके साथ जब वो बात कर रहे हो तो बात करने के दौरान अगर उनको मतलब एक बात जो है वो कहने में उनको दुश्वारी आ रही हो तो उनको जो है हम हेल्प करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे। जैसे कि जब टीचर लेक्चर दे रहे होते हैं तो लेक्चर के दौरान जब वो बोल रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो उनके आखिरी अल्फाज होते हैं तो उस पर स्टूडेंट जो है ज़्यादातर रिस्पॉन्ड देते हैं कि तो इससे क्या होता है, इससे एक सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने पेशेंट के साथ क्या करना है, अपने पेशेंट के साथ रहना होता है और उनको डील करना होता है। प्लेस फूड वेयर क्लाइंट कैन सी एंड रीच इट। इसी तरह से खाने के जो सामान है, खाने का जितना भी सामान है उसको जो है हमने वहां पर रखना है जहां पेशेंट जो है उसको आसानी से देख सकते हो और उस तक आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, हैंड मेडिकेशन टू क्लाइंट। इसी तरह से जब मेडिकेशन हमने अपने क्लाइंट को देनी हो तो उनको हाथ में देकर उनको कहें कि ये खाएं। ठीक है, उनको हाथ में देकर उनको खिलाएंगे। रिमूव मिरर। इसी तरह से मिरर जो है वो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। प्रोवाइड मीनिंगफुल स्टिमुलाई। मीनिंगफुल स्टिमुलाई जो है हम उनको प्रोवाइड करेंगे। मतलब यह है कि मीनिंगफुल स्टिमुलाई से मुराद ये है कि ऐसे ऐसी बातें हम उन पेशेंट के साथ करेंगे या ऐसी एक्टिविटीज़ हम उन पेशेंट से करवाएंगे जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे उनको फ़ायदा हो। ठीक है, प्रोवाइड प्लेस फॉर क्वाइट टाइम। इसी तरह से ऐसा माहौल हम उनको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा ना हो, क्योंकि जो ज़्यादा शोर शराबा होता है वहाँ पर आम बंदा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तो ये तो फिर दिमाग से जो है कमज़ोर हुए हो चुके होते हैं और इनका पारा भी बहुत जल्दी जो है वो चढ़ता है। तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा जो है त्रिड होती है, ख़तरा होता है कि कहीं ये लोग जो है दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। प्रोवाइड गुड लाइटिंग। इसी तरह से जहाँ पर हम इनको रख रहे होते हैं, जहाँ पर हम इनको केयर दे रहे होते हैं तो वहाँ की जो लाइटिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, हैव नॉन शाइनी फ्लोर्स विदाउट कंट्रास्टिंग कलर और पैटर्न। ठीक है, शाइनी फ्लोर जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, बल्कि जो फ्लोर है वो मुख्तलिफ रंग के होने चाहिए। तो ये हमारे साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि डायमेंशिया के पेशेंट को जब भी हमने डील करना हो तो इन सारी बातों को जो है हमने याद रखना है। ठीक है, और इन सारी बातों का ख्याल करके हमने अपने पेशेंट को क्या करना होगा, डील करना होगा। इसी तरह से डिलीरियम की बात अगर हम करें तो डिलीरियम क्या है, डिलीरियम ये असल में हमारे साथ एक मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी इसको इस वजह से कहा गया है क्योंकि जब भी डिलीरियम केस काज होता है तो को रिमूव, जी जी, मिरर को रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने का बुनियादी मकसद यही होता है क्योंकि मैंने आपको कहा कि डायमेंशिया में जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर मतलब कॉमनली तो नहीं होते लेकिन वो हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं, डिल्यूजन का शिकार होते हैं। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन में आपको पता है कि जो पेशेंट की जो परसेप्शन होती है, ठीक है, अपने बारे में उनके जो ख्यालात होते हैं, दूसरे लोगों के बारे में जो ख्यालात होते हैं वो क्या होते हैं, हकीकतन सही नहीं होते। इसी तरह से दूसरे लोगों के बारे में वो जो सोच रहे होते हैं वो हकीकतन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से वो सोच रहे होते हैं। तो मिरर रिमूव करने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जब मिरर में देखते हैं तो मिरर में देखने की वजह से वो अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स शुरू कर देते हैं, अपने बारे में जो है मनफी ख्यालात शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं मिरर में देखकर। ठीक है, मिरर को हेट करके अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से जो मिरर हो गई या दूसरी जो नीफ हो गई मतलब चूरी हो गई, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे वो दूसरे लोगों को या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट से दूर रखने में क्या करते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं कि इसको दूर रखें पेशेंट से। अब मेडिकल इमरजेंसी है सो ट्रिगर बाय, ये किस वजह से काज होती है डिलीरियम, इसकी पहली जो वजह है ये क्या है, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन है।
ऑक्सीजन डिप्राइवेशन से क्या मुराद है? ऑक्सीजन डिप्राइवेशन से मुराद ये है, आप सबको पता है कि अगर हमारा ब्रेन जो है 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन से महरूम हो जाए, तो 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन से महरूम होने की वजह से हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज है उसकी डेथ जो है वो शुरू हो जाती है। और इस तरह से अगर 2-3 मिनट तक हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाते हैं, और जो पेशेंट होते हैं वो जो है उन उन पर जो है या तो फालिज आ जाती है, ठीक है, या उनको स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है, या उनके जो ब्रेन वेसल्स है वो फट जाते हैं, मतलब हैमरेज हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है ये एक बुनियादी न्यूट्रिएंट है हमारी ब्रेन की। अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा ब्रेन जो है 5 मिनट के अंदर अंदर जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन की वजह से जो है डिलीरियम काज होती है, महरूम हो जाता है ऑक्सीजन जो है, ब्रेन जो है ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से ब्रेन के जो फंक्शन है वो फिर प्रॉपर तरीके से नहीं होते, ब्रेन के जो सेल्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, तो इस वजह से डिलीरियम काज होती है। इसके अलावा ड्रग यूज, पॉइजन और मेडिसिन, ठीक है, अगर एक बंदा है, ठीक है, वो ड्रग यूज कर रहा है या पॉइजन जो है उनको दी गई हो या ऐसे मेडिसिन उनको दिए गए हो जो कि बहुत ज़्यादा डोजेज में हो, ठीक है, तो इसकी वजह से डिलीरियम काज हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से, रीसेंट सर्जरी या ट्रॉमा हुआ हो तो उसकी वजह से डिलीरियम जो है ये क्या हो सकती है, काज हो सकती है। सीवियर क्रॉनिक इलनेस, मतलब सीवियर क्रॉनिक इलनेस काज हुई हो जिसकी वजह से वो बीमारी ब्रेन तक आ जाती है और ब्रेन को मुतासर कर लेती है, तो इस वजह से काज हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम आयंस, ये तीन बुनियादी इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि हमारे ब्रेन के जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इन तीन जो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम हो गई, क्लोराइड क्लोरीन हो गई, ठीक है, सोडियम हो गई, क्लोराइड हो गया, ठीक है, और कैल्शियम, ये तीन इलेक्ट्रोलाइट, और पोटाशियम, सॉरी, ये चार इलेक्ट्रोलाइट जो है ये इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है हमारे ब्रेन के एक्टिविटीज को नॉर्मल रखने के लिए। तो इसमें अगर इम्बैलेंसमेंट आ जाए, कोई इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादा हो जाए या दूसरा जो है वो कम हो जाए, तो इसमें इम्बैलेंसमेंट मतलब तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से जो है ये डिलीरियम काज हो सकती है। प्री मॉर्बिड ब्रेन कंडीशन एंड फंक्शनल स्टेटस, ठीक है, प्री मॉर्बिड ब्रेन कंडीशन मतलब पहले से जो दिमागी हालत है, ठीक है, वो किसी वजह से ख़राब हो, ठीक है, उसमें किसी वजह से जो है ख़राबी आई हुई हो या पैदाइशी तौर पर उसमें कमज़ोर, वो पेशेंट जो है जहनी कमज़ोरी का शिकार हो, ठीक है, या उनके जो फंक्शन है उसमें किसी किस्म की ख़राबी हो, तो ऐसे पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं डिलीरियम के काज होने के लिए। प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से मुराद ये है कि पहले से उनको जो है जहनी बीमारी जो है वो लगी हुई हो, या उनके जो जहनी फंक्शंस है, ठीक है, उसमें ख़राबी पहले से मौजूद हो, तो इस तरह के पेशेंट को यह डिलीरियम काज हो सकती है। इसके अलावा जो ओल्ड एज लोग हैं उनको बीमारी काज होती है डिलीरियम, और उनकी जो सेंसरी लॉस है, ठीक है, मतलब चीज़ों को महसूस करने की जो सलाहियत है, ठीक है, अगर उसमें कमी आई हुई हो तो ये डिलीरियम जो है उनको काज होगी। तो ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से पेशेंट को डिलीरियम काज होती है। आपने इन बातों को याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि डिलीरियम के पीछे क्या वजह है, तो ऑक्सीजन की डिप्राइवेशन भी है, ठीक है, ड्रग यूज, पॉइजन या मेडिसिन जो है वो ज़्यादा डोज में देने की वजह से काज हो सकती है, इन्फेक्शन, रिसेंट सर्जरी या ट्रॉमा की वजह से भी काज हो सकती है, सीवियर क्रॉनिक इलनेस की वजह से भी काज हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी, और इस तरह से ये बाकी हमारे साथ फैक्टर्स है, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ डिलीरियम, अब डिलीरियम के लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं, नर्सिस जो है डिलीरियम के पेशेंट को किस तरह की केयर दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहली जो सपोर्ट है वो फिजियोलॉजिकल सपोर्ट है। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट से मुराद ये है कि उनके जो एक्टिविटीज़ थे, ठीक है, उनके जो फंक्शंस है, उनके ब्रेन के जो फंक्शन है, तो उसको हमने क्या करना होगा, बहाल करना होगा।
सो बहाल करने के लिए हम उनसे कुछ एक्टिविटीज़, ऐसे एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे उनको जो है उनकी जो रीसेंट मेमोरीज है, ठीक है, वो दोबारा से याद आएंगे। ठीक है, तो दोबारा से याद आने की वजह से ये वो उनके जो ब्रेन फंक्शन है वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, रिमोट हो जाएंगे और वो दोबारा से नॉर्मली बिहेव करना शुरू करेंगे। इसी तरह से उनके साथ हम कम्युनिकेशन करें, उनके साथ जो है हम बातचीत करें, मुख्तलिफ टॉपिक्स उनके साथ डिस्कस करें, मुख्तलिफ चीज़ों को हम उनके साथ डिस्कस करें प्रॉपर तरीके से। ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन हम उनके साथ करें तो ये उनको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट देती है, हेल्प देती है। साउंड एंड लाइट, वहाँ पर जो है प्रॉपर साउंड सिस्टम हो, प्रॉपर लाइट सिस्टम हो, ठीक है, नॉइज वहाँ पर ना हो, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस ना हो, मतलब एनवायरनमेंट जो है उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट हो। दूसरे इंटरवेंशन में बिहेवियर मैनेजमेंट इंटरवेंशन आ जाती है, मतलब उनके बिहेवियर को हम क्या करते हैं, उसको हम मॉडिफाई करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। इसके साथ कॉग्निटिव एंड अटेंशनल लिमिटेशन इंटरवेंशन, उनको जो है कॉग्निटिव लिमिटेशन से मुराद ये है कि उनके जो माइंड फंक्शन है, उनके जो ब्रेन फंक्शन है, ठीक है, उसको हम किस तरह से बहाल कर सकते हैं, या चीज़ों की तरफ उनकी जो अटेंशन है, ठीक है, मतलब अटेंशन डेफिसिट उनको हुई है, वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनकी कंसंट्रेशन को हम किस तरह से बहाल कर सकते हैं। तो इसके लिए नर्सिस जो है वो क्या करते हैं, प्रॉपर स्किल्स को यूज़ करते हुए उनकी जो ब्रेन फंक्शन है, माइंड एबिलिटीज़ है, उसको बहाल करते हैं, और जो चीज़ों पर कंसंट्रेशन फोकस करने की सलाहियत है उसको क्या करते हैं, बहाल करते हैं। इसके अलावा फार्माक्यूटिकल इंटरवेंशन, ड्रग्स के ज़रिए हम उनकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। मुख्तलिफ ड्रग्स जो है, मुख्तलिफ मेडिसिन जो है हम अपने पेशेंट को देते हैं इस डिलीरियम के हवाले से, जिससे उनकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल की तरफ आती है। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट में क्या है, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर इस्टेब्लिश और मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशन, हमने उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखना है, उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलती रहे, ठीक है, प्रॉपर खुराक जो है उनको मिलती रहे, जिससे उनमें खुराक की कमी नहीं आएंगी। जब खुराक की कमी नहीं आएंगी तो बॉडी के हर पार्ट को जो है क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और उसको जो है न्यूट्रिएंट मिलेगी, जिससे वो नॉर्मली काम करेंगी। इसी तरह से इस्टेब्लिश एंड मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट की जो बॉडी टेम्परेचर है उसको हमने नॉर्मल रखनी है। इसी तरह से उनकी जो स्लीप और वेकने, मतलब सोने जागने का जो पैटर्न है उसको हमने क्या करना है, नॉर्मल मेंटेन रखना है, ठीक है, प्रॉपर टाइम पर वो सोए, प्रॉपर टाइम पर जो है वो जागे। इसी तरह से इस्टेब्लिश मेंटेन नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न, उनकी जो एलिमिनेशन पैटर्न है उसका भी हमने ख्याल रखना है, ठीक है, मतलब बाथरूम का जो टाइम है, ठीक है, उसको भी हमने क्या करना है, सेट करना है, और प्रॉपर टाइम पर जो है वो क्या करे, एलिमिनेट करे, यूरिनेट करे, ठीक है। इसके अलावा establish or maintain normal oxygenation if client experience low oxygen saturation, treat with supplemental oxygen। ज़्यादातर चूँकि हमने बात की है कि जो डिलीरियम है इसका जो पहला बुनियादी वजह होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से महरूमी होती है। तो हमने अपने पेशेंट को हर हाल में उनको प्रॉपर मकदार में ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट जो है उनकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है, ठीक है, वो 95% से कम है, आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन नॉर्मल सेचुरेशन लेवल है वो 95% होना चाहिए, या 95 से ऊपर होना चाहिए। 95% से अगर कम होंगी तो फिर हम उनको क्या करेंगे, उनको फिर हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे, मतलब उनको हम क्या करेंगे, उनको हम वेंटिलेटर पर लगाएंगे, ठीक है, वेंटिलेशन के ज़रिए फिर हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है हमने क्या करनी है, नॉर्मल रखनी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के हवाले से मैं आपको बता रहा था, तो कम्युनिकेशन में हम क्या कम करेंगे, कम्युनिकेशन में हम यूज़ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, मतलब जब हम अपने पेशेंट से बात कर रहे हो तो बात करने के दौरान हमारे जो जुमले हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, और इसके साथ साथ हम अपने जुमलों में सिंपल आसान अल्फाज को यूज़ करें, ताकि उनको समझने में आसानी हो और उन अल्फाज को वो आसानी से समझे, ठीक है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, इसके साथ साथ जब हम पेशेंट के साथ बात कर रहे हो तो हमारी बातों का जो रफ्तार है वो तेज़ नहीं होना चाहिए, और जो बात हम कर रहे हो तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
pitching voice low to increase likelihood of being heard. डू नॉट एक्ट रश्ड और डू नॉट शाउट, ठीक है। इसके साथ साथ बात जब हम कर रहे हो पेशेंट से, तो हमने अपनी आवाज़ को जो है उसको थोड़ी सी डाउन रखनी है और ऐसी अंदाज में हमने उनसे बात करनी है जिससे उनको जो है किसी किस्म की इरिटेशन ना हो या किसी किस्म की जो है वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस ना करे। आइडेंटिफाई सेल्फ बाय नेम एट ईच कंटेक्ट, कॉल क्लाइंट बाय हिज और हर प्रेफर्ड नेम। इसी तरह से जब भी हम पेशेंट के साथ बात करें और जब भी हम उनके साथ मिले तो हर बार जो है हम उनको अपना नाम बताए, ठीक है, ताकि उनको हमारा नाम जो है वो याद हो जाए। और इसी तरह से हर बार जब हम उनसे मिले तो उनको जो है हम उनका नाम मतलब जिस नाम से वो जो है पसंद करते हो तो उसी नाम से हम उनको पुकारें। रिपीट क्वेश्चंस इफ नीडेड, अलाउइंग एडिक्वाइट टाइम फॉर रिस्पॉन्स। इसी तरह से अगर पेशेंट को जो है आपकी बात की समझ ना आए तो आप दोबारा से उसी बात को जो है दोहराए, ठीक है, और उसी तरीके से दोहराए, ठीक है। पॉइंट टू ऑब्जेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेट डिज़ायर एक्शन। इसी तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो पेशेंट को, तो उसको आप लोगों ने क्या करनी है, नोट करके फिर पेशेंट की उसी नीड को हमने क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी। साउंड एंड लाइट। साउंड एंड लाइट में क्या है, साउंड एंड लाइट में यह है कि कीप द एनवायरनमेंट काम क्वाइट विद एडिक्वाइट बट सॉफ्ट इनडायरेक्ट लाइट, लिमिट नॉइस लेवल। वही बात है कि हमने अपने माहौल को पेशेंट के लिए क्या रखना होगा, बिल्कुल नॉर्मल रखना होगा, बिल्कुल रिलैक्स माहौल उनको हमने देना होगा जहाँ पर ज़्यादा शोर भी ना हो, ठीक है, और जहाँ पर जो है लाइटिंग सिस्टम वो प्रॉपर हो। प्रोवाइड ग्लासेस एंड हेयरिंग एड्स टू मैक्सिमाइज सेंसरी परसेप्शन। इसी तरह से हम उनको ग्लासेस प्रोवाइड करेंगे या जितने भी सुनने की जो आलात है जिससे वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सुन सके, तो ये हम उनको देंगे, ठीक है। इसी तरह से कंसीडर द यूज़ ऑफ नाइट लाइट्स टू कम्बैट नाइट टाइम कंफ्यूजन। इसी तरह से नाइट टाइम प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देख सकते हो और किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार वो ना हो। यूज म्यूजिक विच हैज़ एन इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस टू द कंफ्यूज एंड एजिटेटेड काइंड टू प्रिवेंट द इंक्रीज इन और डिक्रीज एजिटेटेड बिहेवियर। इसी तरह से खैर म्यूजिक तो यूज़ नहीं किए जाते हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे पेशेंट के लिए अगर कंफ्यूजन का शिकार हुए हो, ठीक है, या वो थकावट का शिकार हुए हो या वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, तो ऐसे पेशेंट के लिए फिर हम हॉस्पिटल में उनके रूम में जो है म्यूज़िक लगाते हैं ताकि उससे जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करे, ठीक है, और थोड़ा सा जो है वो क्या हो, रिलैक्स हो। तो ये वो बात है जिससे हम अपने पेशेंट की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। दूसरे इंटरवेंशन में हमारे साथ क्या चीज़ें हैं, कंसल्ट विद अ नर्स स्पेशलिस्ट या जीरेट्रिक और साइकेट्री फॉर सेवियर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, साइकोसिस और इफ सिम्टम डू नॉट रिजॉल्व इन 48 आवर्स। जो नर्स स्पेशलिस्ट या जीरेट्रिक है, जो ओल्ड एज लोगों को केयर देने में माहिर होते हैं, उनको हम जीरेट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, या जो साइकेट्रिक होते हैं, ठीक है। तो उनसे हम ऐसे कंडीशन में कंसल्टेशन कर सकते हैं अगर पेशेंट की जो बिहेवियर है, ठीक है, उसमें मज़ीद ख़राबी आए या वो साइकोसिस का शिकार हो जाए। साइकोसिस से मुराद जो डिलूजन है, हेलुसिनेशन है या इल्यूजन है, उसका शिकार हो जाए, तो या उनके जो बीमारी की अलामात है वो 48 आवर्स के अंदर अंदर वो उसमें कमी वाक़या ना हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमने फिर अपने जो नर्स स्पेशलिस्ट है उनसे या कंसल्ट करना होगा, या जो जेरेट्रिक हैं उनसे कंसल्टेशन करनी होगी, या जो साइकेट्रिस्ट है उनको हमने क्या करना होगा, उनको हमने फिर कंसल्ट करना होगा और इस सिचुएशन से उनको हमने आगाह करना होगा ताकि वो सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। Provide reassurance to client both during and after acute confusion and delirious episode। इसी तरह से जब पेशेंट जो है डिलीरियस एपिसोड से मुराद ये है कि जब पेशेंट पर डिलीरियम का अटैक हो, ठीक है, डिलीरियम
का जो पीरियड है वो आता है, ठीक है। तो उस दौरान जो है हमने अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना होगा, प्रॉपर तरीके से जो है हमने अपने पेशेंट को क्या करना होगा, डील करना होगा, ठीक है। तो इससे भी उनको एक सपोर्ट मिलेगी और उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्या होगी, ओवरकम होगी। एक्नॉलेज क्लाइंट फीलिंग और फियर, ठीक है। क्लाइंट क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, या उनको किस चीज़ के हवाले से खौफ है, फियर में मुबतला है, तो उसको हमने क्या करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। उसके हवाले से हम अपने क्लाइंट की जो परसेप्शन है या उनके जो थॉट्स है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे। अलो क्लाइंट टू इंगेज इन एक्टिविटीज दैट लिमिट एंजाइटी। क्लाइंट्स को हम ऐसे टास्क देंगे, हम उनसे ऐसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिससे उनकी जो एनजाइटी लेवल है, ठीक है, जो खौफ में वो मुब्तला हुए होते हैं, तो वो एनजाइटी लेवल जो है उसको हम कम कर सके। अवॉइड डिमांडिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर डिलीरियस क्लाइंट, कीप टास्क कंसंट्रेट कंक्रीट, ठीक है, ओके कंक्रीट है, सॉरी। अवॉइड डिमांडिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग फॉर डिलीरियस क्लाइंट, ठीक है। हमने कभी भी अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से बातचीत नहीं करनी या इस तरह से कोई काम नहीं करना है जिससे उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर जो है उनको थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि वो इस मूड में नहीं होते, क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए उनसे हमने सिंपल काम लेने हैं, उनको हमने सिंपल टास्क देना है जिससे वो उस चीज़ पर जो है आसानी से कंसंट्रेट भी कर सकते हो और उस चीज़ को आसानी से अंडरस्टैंड करके उसको परफॉर्म भी कर सकते हो। Limit choices and offer decision making only when client are capable of making these judgment, ठीक है। इसी तरह से हमने ज़्यादा चॉइसेस भी अपने पेशेंट को नहीं देने, क्योंकि उनमें डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियत है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो इस वजह से हमने अपने पेशेंट को कभी भी चॉइसेस नहीं देनी, बल्कि एक ही काम उनसे करवाना है, एक ही काम उनको हमने देना है, ठीक है। इसी तरह से अगर पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें कुछ बेहतरी आ जाए, तो बेहतरी आने के बाद फिर आप उनको चॉइसेस दे सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं कि अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं या इस तरह से, तो फिर आप उनको ये चॉइस दे सकते हैं। ओके जी। फार्माक्यूटिकल इंटरवेंशन से मुराद यह है कि ड्रग्स के जरिए, ड्रग थेरेपी जिसे हम कहते हैं उसको हम फार्माक्यूटिकल इंटरवेंशन भी कह सकते हैं। इन जनरल लिमिट यूज ऑफ मेडिकेशन to the extent of possible in client with acute confusion and disruptive behavior, ठीक है। जनरली हम ऐसे पेशेंट जो कि कंफ्यूजन का शिकार हो या डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर का शिकार, मतलब जो कि एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हो, तो उनको हम खास लिमिटेशन तक जो है उनको हम क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं। रेगुलरली इवॉल्वेट ईच मेडिकेशन यूज एंड कंसीडर discontinuing if this is not possible, use the minimal number of medication in the lowest effective dose। इसी तरह से जो भी मेडिसिन हम अपने पेशेंट को दे, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स है, उसके जो असरात है, उसको हम मॉनिटर करें, ठीक है। हर मेडिकेशन देने के बाद अपने पेशेंट को जो है हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, उनको हम मॉनिटर करते रहें, ताकि हमें पता चलता रहे कि इस मेडिसिन की वजह से हमारे पेशेंट की सेहत पर असरात जो है वो पॉजिटिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। नेगेटिव हो रहे हैं, अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ठीक है, फिर हम उन मेडिसिन को जो है कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो फिर हमने उस मेडिसिन को बिल्कुल उसी टाइम क्या करना होगा, रोकना होगा, स्टॉप करने होंगे और फिर दूसरे मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। मोनिटर फॉर इंटेंडेड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि मेडिकेशन को हमने मोनिटर करना है कि आया इसकी वजह से हमारे पेशेंट पर नेगेटिव असर तो मुरतब नहीं हो रहे हैं। ट्रीट pain in the delirious client, however, be alert for narcotic induced confusion and disruptive behavior। इसी तरह से अगर हमारे पेशेंट को किसी किस्म की पेन हो रही हो, ठीक है, किसी किस्म के दर्द में मुब्तला हो, तो उसके लिए भी हमने अपने पेशेंट को क्या करना है, मेडिसिन देना है, उसकी ट्रीटमेंट करनी है, ताकि उसकी जो पेन है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है
वो नारकोटिक इंड्यूस से मुराद ये है कि ड्रग जो है वो ओवरडोज होने की वजह से उसका जो है वो नशा तारी कर देता है, ठीक है। वो जो है नशे में हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन या डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमने हर दम जो है अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है, एक्टिव रहना है कि जो ड्रग है वो ओवरडोज ना हो, या ड्रग जो है वो जो है एडवर्स इफेक्ट हमारे पेशेंट पर काज ना करे। Avoid medicating client to control wandering, as medication are likely to make them drowsy and light-headed, increasing the risk for fall। ठीक है, इसी तरह से हम जब पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो मेडिसिन देने के बाद हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमने अपने पेशेंट को क्या करना होगा, मॉनिटर करना होगा, उनको हम मुसलसल ऑब्जर्वेशन पर रखेंगे। क्योंकि जो मेडिसिन होते हैं तो ये ऐसे मेडिसिन होते हैं कि इसके खाने के बाद पेशेंट जो है वो ड्राउजी सी फील करते हैं और उनके सर जो है वो चकराते रहते हैं, ठीक है, या चकराने का खदशा होता है, जिसकी वजह से अगर हम उनके पास ना हो या उनको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रही हो तो उनके गिरने का भी खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी बातें हमने ट्रीटमेंट के दौरान याद रखनी है, इसको हमने कंसीडर करना है। ओके, ये क्या है, बी हो बोल्ड व्हेन यू लूज एंड बी काम व्हेन यू विन, ठीक है। अच्छा जी, जब आप किसी चीज़ को लॉस करें तो आपने जो है बोल्ड रहना है, और जब आप कामयाबी हासिल करें तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, मतलब और एक्साइटमेंट। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपका यूनिट था, यूनिट नंबर 6। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।